नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश माहौर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक किताब का अध्याय 1, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। 10वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट है सिविक्स की बुक का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बताने की कोशिश की गई है कि चाहे वे देश कोई सा भी हो, किसी भी देश के अंदर जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना कितना ज्यादा जरूरी है। पूरे चैप्टर को दो देशों के बेस पर, दो देशों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि सत्ता की साझेदारी कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर का टॉपिक होता है, चैप्टर के टॉपिक से ही हमें आधे से ज्यादा चीजें पता चल जाती है कि चैप्टर के अंदर क्या चीजें पढ़ाने की या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक, सरकार। और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। इसका मतलब मैं आपको क्यों डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक होता है ना चैप्टर का, ज्यादातर चीजें वहां से हमें समझ में आने लगती है कि चैप्टर के अंदर क्या चीजें बताई गई है और क्यों बताई गई है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सरकार की जो पावर है, पावर का बंटवारा होना जरूरी क्यों होता है। ये सारी चीजें हमें दो देशों के एग्जाम्पल देकर बताई गई है। पहला श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। दोस्तों, श्रीलंका और बेल्जियम का इस एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें से एक देश ऐसा है जिसके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वहीं दूसरी ओर दूसरा देश ऐसा है जिसके अंदर सत्ता का बंटवारा यानी कि सत्ता की साझेदारी नहीं हुई थी। तो इन दोनों देशों में सत्ता की साझेदारी के बाद और सत्ता की साझेदारी ना करने पर क्या परिणाम हुए, किन किन समस्याओं से इनको गुजरना पड़ा, क्या क्या समस्या इनको फेस करनी पड़ी, उनका निपटारा इन लोगों ने कैसे किया, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा उससे हमें यह पता चल जाएगा कि सच में हर एक देश के अंदर पावर है, जो पावर है उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना यानी कि साझेदारी होना क्यों जरूरी है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो देशों का जिक्र किया जाएगा, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक ऐसा देश था जिसके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था श्रीलंका के अंदर। हाँ जी, श्रीलंका के अंदर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के ना होने से श्रीलंका में कौन कौन सी परेशानियां आई, उस परेशानी को कैसे फेस किया और कितना नुकसान उठाना पड़ा श्रीलंका को, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, है ना। बेल्जियम एक ऐसा देश था जिसके अंदर हालात बिगड़े और हालात बिगड़ने के बाद बेल्जियम ने सही समय पर सही कदम उठाए। और सही कदम उठाने का मतलब यह था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सत्ता की साझेदारी की। और सत्ता की साझेदारी करने से बेल्जियम को क्या फायदा हुआ और सत्ता की साझेदारी ना करने से श्रीलंका को क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। श्रीलंका एक ऐसा देश था जिसके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, उससे श्रीलंका को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बेल्जियम जो था, बेल्जियम के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था और इस डिस्ट्रीब्यूशन से, इस साझेदारी से, पावर की सत्ता की साझेदारी से बेल्जियम किन चीजों से बचा रहा। ठीक है, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो इनकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में चर्चा करते हैं। इस बेल्जियम के मैप को जरा ध्यान से देखिए, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों, ये है बेल्जियम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो देश आपको दिख रहा है, ये है बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। क्षेत्रफल इसका लगभग हमारा जो हरियाणा राज्य है, यानी कि जो हमारा भारत जो देश है, जो भारत देश के अंदर जो राज्य है हरियाणा, छोटा सा
उस हरियाणा से भी छोटा ये देश है। ठीक है, आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश आकार के मामले में कितना ही बड़ा होगा। एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसकी टोटल आबादी में से 59% जो हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। देखो ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो है फ्लेमिश, ये वाला। ठीक है, और कौन सी भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। और कितने परसेंट लोग डच भाषा यहाँ पर बोलते हैं? 59% लोग। ठीक है, वहीं दूसरी ओर ये जो 40% जो हिस्सा है, इसमें लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं। और इस हिस्से का क्या नाम है? वेलोन नाम है। क्या नाम है? वेलोन नाम है। और 40% जो लोग हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ 1% जो हिस्सा यहाँ पर जो है जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का भी है। ये जो साइड में आपको इतना ये जो लाइनें दिख रही है, इतने एरिया में जो है जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनका प्रतिशत का हिस्सा बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, तो अभी हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, बात करनी है इस डच भाषा बोलने वाले लोगों के बारे में और एक फ्रेंच फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बारे में। साथ ही साथ हम इसकी बात करते हैं, ये जो है ये है राजधानी। ये जो ब्रुसेल्स ये एरिया है राजधानी। जैसे भारत के अंदर दिल्ली राजधानी है भारत की, वैसे ही बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, ये राजधानी वाला एरिया है। अब इस ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो लोग हैं दोस्तों, 80% जो हिस्सा है वो बोलता है फ्रेंच भाषा, और बाकी का 20% जो हिस्सा है वो बोलता है डच भाषा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए ये जो फ्लेमिश इलाका है, यहाँ पर कौन से लोगों की जनसंख्या ज्यादा है? अब यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है? देखिए 59% तो ये थे डच भाषा बोलने वाले। ये पूरे पूरे बेल्जियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी राजधानी को नहीं लेंगे हम, सिर्फ इतने इससे ही बात करेंगे, राजधानी को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है? डच भाषा बोलने वाले लोग। और अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। लेकिन अब हम करते हैं यहाँ की बात, जो है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में जो 80% जो हिस्सा है वो क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। यानी कि यहाँ पर बहुसंख्यक कौन हुए? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। और अल्पसंख्यक कौन हुए? डच भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, यानी कि राजधानी के हिसाब से अगर बात की जाए तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या राजधानी में ज्यादा है और डच भाषा बोलने वालों की कम। और पूरे अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक ये हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन? जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करनी है हमने। देखिए ये अल्पसंख्यक तो है ही है, यहाँ पर अल्पसंख्यक कहते हैं हम उन लोगों को जिनकी संख्या कम होती है। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक तो है ही है, साथ ही साथ ये फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले जो लोग थे ना, ये डच भाषा बोलने वालों के मुकाबले ज्यादा समृद्ध थे। देखिए यहाँ पर फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले लोग थे ज्यादा समृद्ध थे, किससे? जो डच भाषा बोलते हैं। अब इस स्थिति को लेकर डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तनाव की स्थिति कब पैदा हुई? 1950 और 1960 के दशक में। इस दशक के अंदर जो है इन दोनों भाषा बोलने वालों लोगों के बीच में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तनाव की स्थिति पैदा होने का क्या कारण था? जैसे डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। एक तो जनसंख्या डच भाषा बोलने वालों की ज्यादा है, ऊपर से ये लोग उतने ज्यादा समृद्ध नहीं है जितने ज्यादा अल्पसंख्यक है। तो इनका मानना ये था कि एक तो हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा होने के साथ जितनी ज्यादा हमारी जनसंख्या है उतने ही हम समृद्ध कम है। किनके मुकाबले?
डच भाषा बोलने वाले के मुकाबले। तो यहाँ पर जो है एक जेलेसी यानी कि घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी, एक दूसरे से घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी, और इस कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो तनाव था ये बहुत बड़े संघर्ष में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन बेल्जियम की जो समझदारी थी, उस समझदारी बेल्जियम ने जो है उस समय पर समझदारी दिखाई और इस तनाव को कम करने में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। उसने इस तनाव को कम कैसे किया, देखिए उसने इस तनाव को कई संशोधन करके कम किया। संशोधन का मतलब इसने बेल्जियम ने क्या करा, अपने संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे, संशोधन किए। उन संशोधन के बेस पर जो है बेल्जियम ने अपनी सरकार अपने आप को टूटने से बचाए रखा और अपने देश में होने वाले गृह युद्ध से वो बचा रहा। हुआ क्या, देखिए 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने क्या करा, उन्होंने किया कि अपने संविधान के अंदर 4 संशोधन किए, अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, 4 अमेंडमेंट्स किए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो डच भाषा बोलने वाले लोग हो, चाहे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हो, इनमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस ना हो कि वे अपने ही देश के अंदर बेगाना फील कर रहे हो। मतलब बेगाने का मतलब होता है कि अपने ही देश में रहकर अपने आप को नागरिक ना समझ रहे हो, या फिर ऐसा ना समझ रहे हो कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने संविधान के अंदर 4 संशोधन किए। अब ये 4 जो संशोधन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 संशोधन उन लोगों ने कौन कौन से किए। सबसे पहले तो उन्होंने संविधान में जो है इस बात का प्रावधान स्पष्ट कर दिया, इस बात को स्पष्ट किया कि भाई साहब चाहे वो केंद्र हो, वो सेंट्रल हो, या फिर वो डच भाषा बोलने वाला क्षेत्र हो, या फिर फ्रेंच भाषा बोलने वाला क्षेत्र हो। ठीक है, इसमें जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वे सेंट्रल हो या फिर वो स्टेट हो, इनमें जितने भी मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या होगी, वो एक बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लेते हैं कि पूरे पूरे बेल्जियम की बात करते हैं ना, पूरे बेल्जियम में जो है मान लो 100 मंत्रियों की जरूरत है, 100 मंत्री है, और 100 मंत्री टोटल होने हैं, जिसमें से 50 मंत्री वो होंगे जो डच भाषा बोल रहे होंगे। ठीक है, और 50 मंत्री वो होंगे जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इससे क्या रहेगा कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व बराबर रहेगा, और डच भाषा बोलने वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ताकि किसी भी देश के नागरिक को ऐसा ना लगे कि उसको अपने ही देश में बेगाना किया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये बात, है ना। पहला संशोधन तो उन्होंने ये किया कि मंत्रियों की भाई साहब संख्या जो है बराबर कर दी, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो। दूसरा उन्होंने संशोधन किया कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां जो थी, अनेक शक्तियों को देशों के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया। यानी कि पूरा का जो पूरा देश है वो देखिए 2 एरिया के अंदर बांटा गया, एक ये और एक ये। यानी कि यहाँ पर जितनी भी राज्य सरकार, ये जो दिख रहे हैं आपको, जितने भी राज्य सरकार हैं, इन राज्य सरकारों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ शक्तियां दे दी, जिससे वे अपने स्थानीय स्तर पर, अपने स्टेट लेवल पर जो है स्थानीय स्तर पर काम कर पाए और व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाए। ठीक ऐसा ही इस क्षेत्र में भी हुआ। ठीक है, पूरे देश में जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तीसरा संशोधन उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स जो है, जो राजधानी थी, उसमें जो है अलग सरकार बनाई और उसमें भी जो है समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया। देखिए मैं समझाता हूँ इसको, ये क्या कहने का मतलब है इसका। ये जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में भी एक अलग सरकार थी। जैसे कि इन राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें थी, वैसे ही ब्रुसेल्स के अंदर भी अलग सरकारें थी, जिसमें 50% जो प्रतिनिधित्व होगा वो डच भाषा बोलने वालों का होगा। यानी कि जितने प्रतिनिधि होंगे वो 50% होंगे डच भाषा बोलने वालों के, और जो 50% होंगे वो होंगे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के। देखिए चौथा क्या किया इन्होंने कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ये तो 2 तरह की सरकारें हो गई। इसके अलावा एक सरकार यहाँ पर और थी जिसे कहते थे सामुदायिक सरकार। ठीक है,
सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के अलावा एक सरकार और थी, जैसे मान लो एक ही भाषा बोलने वाले लोग उनका चुनाव करते थे, चाहे वे डच भाषा बोलने वाले हो या फिर फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो या फिर जर्मन भाषा बोलने वाले हो। एक तरह की आप मान सकते हैं जैसे हाँ, इंडिया में ग्राम पंचायतें होती हैं उस तरीके से, यानी कि जो एक ही समुदाय के जो लोग होते थे वही उन्हें चुनते थे, वही उनका प्रतिनिधित्व करते थे और छोटे छोटे मुद्दों को जो है अपने ही स्तर पर सॉल्व कर लिया करते थे, हल कर लिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो मुद्दे होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते थे, छोटे मुद्दे अपने ही स्तर पर सुलझा लिए जाते थे। अब इससे परिणाम क्या निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि इससे देश जो था उनका गृह युद्ध से बचा रहता। देखिए, अगर दोनों भाषा बोलने वाले के बीच में जो है अगर संघर्ष हो जाता तो देश के देखो काफी जनसंख्या में भी, जनसंख्या के हिसाब से भी जो है काफी ज्यादा लोग थे। अगर इतने ज्यादा लोग आपस में लड़ते तो देश के अंदर जो है गृह युद्ध की स्थिति बन जाती और ये जो है गृह युद्ध हो भी जाता। और अगर गृह युद्ध होता तो ऐसी स्थिति में जो बेल्जियम जो था ये भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट जाता, यानी कि बेल्जियम के दो हिस्से हो जाते, एक डच भाषा बोलने वाले लोगों का और एक हिस्सा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का, जैसा कि भारत का हुआ था 1947 के अंदर। पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, वैसे ही बेल्जियम भी अलग जो दो टुकड़ों के अंदर बट जाता अगर बेल्जियम सही समय पर सही नीतियां, सही संशोधन नहीं अपनाता, ये चार संशोधन नहीं करता तो ठीक है। और लास्ट में जो है ब्रुसेल्स को, यानी कि जो राजधानी थी ब्रुसेल्स को बेल्जियम का मुख्यालय चुना गया, है ना। देखिए, ये जो ब्रुसेल्स है इसको यहाँ पर जो है मुख्यालय चुना गया। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह है कि यूरोपीय संघ का जो संसद है, यूरोपीय संघ की जो संसद है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार से स्थितियां रही और उस स्थितियों को श्रीलंका ने किस तरीके से हैंडल किया। फिलहाल बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा। बेल्जियम इस संघर्ष, इस तनाव की स्थिति को बहुत ही समझदारी से एक्सेप्ट भी किया और बहुत सारे जो चार संशोधन किए वो चार संशोधन भी इस तरीके से किए ताकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई बेगानापन महसूस ना हो। इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।